जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में चैप्टर 1 का नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम मूव करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था फेजेस ऑफ एविडेंस के ऑडिटर कितने फेजेस में एविडेंस ऑब्टेन करता है। हमने स्टडी किया था 3 फेजेस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था, डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल्स थी। कल के लेक्चर की बेस पे पहले एज यूजुअल क्विज होगा, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। क्विज के लिए तैयार हैं? लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए और तैयार हैं तो बताइए ताकि हम स्टार्ट करें। करें जी स्टार्ट। चले, सबसे पहले आपने सीआरएन जरूर लिख लेना। ये रहा आपके सामने सीआरएन। सीआरएन लिखिए फटाफट और फिर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। लिख लिया सीआरएन? ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि ऑडिटर ने क्या किया है, सिर्फ इंक्वायरी की है मैनेजमेंट से और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को इंस्पेक्ट किया है टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल वीकनेसेस इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ताकि उसे पता चले रेवेन्यू में क्या क्या वीकनेसेस हैं, रिस्क हैं। वीकनेसेस हैं, मिस स्टेटमेंट का लफ्ज नहीं है, वीकनेसेस है। वीकनेस का लफ्ज अगर इंटरनल कंट्रोल में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पता है ना आपको? इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आउटपुट है, कंप्लीट सेट। इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ हो उसे क्या बोलते हैं? वीकनेस या डेफिशिएंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो उसे क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वर्ड उसने वीकनेस का, इसका मतलब है वो इंटरनल कंट्रोल की तरफ आपको लेके जा रहा है। और अगर आपने एग्जांपल याद की हो तो आपको पता चलेगा जो इंक्वायरी और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल में था। तो इसमें क्या बता रहा है कि ऑडिटर कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर? लगाएं अंदाजा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कह रहा है। इसके बाद ऑडिट सीनियर कंक्लूड दैट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग रेवेन्यू एक्यूरेसी। सिर्फ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके टीम मेंबर ने कहा मुझे एविडेंस मिल गया, तो मिल गया क्या? क्या ये कंक्लूजन ठीक है? ये कंक्लूजन गलत है। द कंक्लूजन एप्रोप्रिएट नहीं, एप्रोप्रिएट नहीं है, ये नॉट एप्रोप्रिएट है। क्यों नॉट एप्रोप्रिएट है? क्योंकि ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए बगैर आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि कोई ये ठीक है कि नहीं। 3 प्रोसीजर पढ़े थे ना? नॉर्मली 3 परफॉर्म करते हैं, लेकिन 2 लाजमी है, 1 ऑप्शनल है। यहाँ पे उसने रिस्क असेसमेंट वाला लाजमी तो परफॉर्म कर लिया, कौन सा वाला लाजमी परफॉर्म नहीं किया? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसीलिए हमने कहा ये इसका कंक्लूजन ठीक नहीं है। डन जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आज, कल का लेक्चर भी थोड़ा सा टेक्निकल था। जी कह रहा है कि मैंने परचेज ऑर्डर को टेस्ट किया। पर्पस क्या था? ये देखना कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो बताइए। वो कह रहा है ये जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया है इसका पर्पस, हालांकि पर्पस की इंडिकेशन उसने आपको यहाँ पे दे दिया है। ऑडिटर कंक्लूड्स दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इंडिकेशन हमें इस सेंटेंस से मिल गई थी कि क्या पर्पस है ये? कंट्रोल्स को टेस्ट करना। जब कंट्रोल को टेस्ट करते हैं तो हमारा ऑफिशियल पर्पस क्या होता है? टू कंफर्म ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग मिसस्टेटमेंट बी करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट।
ये ट्रिकी था, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है। शाबाश, गुड, आपने तो अच्छा बता दिया। एनालिटिकल, अगर आपने एग्जांपल्स याद किए ना, 3 फेजेस थे ना हमारे, तो हर फेज में कुछ प्रोसीजर की उसने एग्जांपल, तो जो एनालिटिकल प्रोसीजर की एग्जांपल है ये रिस्क असेसमेंट में भी है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी है। शाबाश, गुड, मेरा ख्याल था इधर फंस जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ऑडिटर आइडेंटिफाइज हाई रिस्क ऑफ इन्वेंटरी ओवरस्टेटमेंट ड्यू टू वीक कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल वीक है, लेकिन अभी रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट होगी, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं की। तो करेक्ट मिस स्टेटमेंट क्या हुई? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, नॉट एन एक्चुअल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट तो है, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट अभी आइडेंटिफाई। अच्छा, बी क्यों इनकरेक्ट है? कह रहे इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी है, ये बात ठीक है कि इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी एग्जिस्ट कर रही है, ये इतनी बात ठीक है क्योंकि ऊपर उसने लिखा हुआ है ड्यू टू वीक कंट्रोल। वीक कंट्रोल मतलब डेफिशिएंसी इन कंट्रोल, ये बात ठीक है। लेकिन जो अगली बात वो कर रहा है ना, दैट ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन मिस स्टेटमेंट, ये गलत है, क्योंकि हर वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली मिस स्टेटमेंट नहीं बनते, नहीं बनते। लाजमी नहीं है कि एक इंटरनल कंट्रोल वीक हो तो लाजमी ही मिस स्टेटमेंट हो, नहीं हो सकता, चांसेस हैं, लाजमी नहीं। आपको एक रियल केस छोटा सा बताता हूँ चलते चलते। हम एक हमारा एक प्रोसीजर होता है ऑडिट में कि क्लाइंट ने बैलेंस शीट में जितनी इन्वेंट्री शो करवाई हुई है ना, फिजिकली उसके वेयर हाउस में जाके उसको चेक करना होता है कि उतनी इन्वेंट्री पड़ी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री कम पड़ी है और बैलेंस शीट में ज्यादा लिखी हुई है, इसको बोलते हैं ओवर स्टेटेड इन्वेंट्री, ओवर स्टेटमेंट। तो जब स्टॉक काउंट करने के लिए गए तो पता चला कि वो उन्होंने स्टॉक वो जिस जगह पे रखा हुआ था ना एरिया में, वहां पे उसकी दीवार थी कोई 6-7 फुट, और वो जो स्टोरेज हाउस था वो थोड़ा रूरल एरियाज में था। रूरल एरियाज में आपको पता है 6-7-8-10 फुट तक की दीवार होना तो कोई मसला नहीं होता, वो वैसे ही ऊपर से छलांग लगाते हैं, दूसरी तरफ छलांग लगा उधर, बास का उधर को चरसी चुरसी भी उधर नशा नुशा करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह की जगह। तो वहां पे ये प्रॉब्लम थी। हमने कहा ये तो कंट्रोल वीकनेस है, प्रॉपर लॉक सिस्टम नहीं है, इन्वेंट्री रखी हुई है वो चोरी करके भी लेके जा सकते, रिस्क है, लेकिन क्या कंफर्म है कि इन्वेंट्री चोरी हुई होगी? कंफर्म। जब हमने इन्वेंट्री का काउंट किया तो वो पूरी थी, रिस्क था चोरी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मिस्टेक तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि रिस्क हो, लेकिन तो रिस्क अलग चीज है, मिस स्टेटमेंट। तो कंट्रोल वीक होने का ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली मिस स्टेटमेंट भी होगी, चांसेस बढ़ जाते हैं मिस स्टेटमेंट के। यानी अगर आपका प्रॉपर लॉक एंड डोर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो चोरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन लाजमी नहीं है कि चोरी। डन। वो बात कहा था मैं यूट्यूब में वो देखेंगे छोटी मोटी वीडियो, क्या करते हैं वो रेडी लगा लेते हैं फल, कहते हैं ये 100 रुपए किलो है, शाम को आके देखेंगे लोग कितने ईमानदार है। तो किसी वीडियो में तो लोग ईमानदार, किसी जगह है वो शाम को आके देखते हैं पैसे पूरे होते हैं, और किसी जगह पे ना फल है ना पैसे, जीरो सर। तो अगर वहां पे कोई दुकानदार नहीं होगा जो कि सारी चीजों, तो रिस्क है कि गड़बड़ होगी, फ्रॉड होगा, लेकिन लाजमी तो नहीं है, चांसेस, समझ रहे हैं? तो रिस्क का मतलब है इंक्रीज चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मिसस्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट, कंपटीशन तो ए और बी में ही है, सी और डी तो उसने यूं ही बनाई।
क्या ये फाइनेंस नहीं, ये असर्शन लेवल का। अच्छा किस लफ्ज से पता चला ये असर्शन लेवल का रिस्क है? नहीं हाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी, लेकिन असर पता कहां से पता चला? ये रिसीवेबल से। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल को फोकस कर रहा है, सिंगल एरिया को। शाबाश। जी सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पर्पस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है ना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद इंटरनल कंट्रोल को चेक करना नहीं है, तो फिर किसको चेक करना है? हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कौन से प्रोसीजर होते हैं हमारे? इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कौन से प्रोसीजर होते हैं? सब्सटेंटिव। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। हम इंटरनल कंट्रोल को चेक क्यों करते हैं? असल में जिम्मेदारी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपिनियन देना है, तो इंटरनल कंट्रोल को चेक क्यों करते हैं? ताकि रिस्क असेस कर सके। हाँ अगर कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाएंगे, हमारा फायदा ही है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ये डिस्कस हो गया था ना सॉल्यूशन? ठीक है क्या पर्पस? टू अंडरस्टैंड बिजनेस, असल लफ्ज क्या है? टू अंडरस्टैंड बिजनेस। अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए बिजनेस के जनरल अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं, जनरल चेकिंग नहीं करना किसी चीज की, जनरल अंडरस्टैंडिंग हासिल करना है, उसको क्या बोलते हैं? रिस्क। और चेकिंग करने वाले प्रोसीजर वो होते हैं रिस्पॉन्स। तो ये यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बोल दिया था तो आपको पता चल जाना चाहिए था। शाबाश, ठीक बताया आपने ज्यादातर। एनालिटिकल प्रोसीजर आर लार्जली फॉर्म पार्ट ऑफ रिस्पांस फेज, गलत है। एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्पांस फेज में भी हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट की एग्जांपल में भी है, उसमें भी हो सकते हैं। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये रहा। क्या करें? हाँ जी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। शाबाश। चलिए ये था हमारा क्विज और ये रहे आज के हमारे टॉपर्स। अच्छा हमारे जो प्राइस की इन्वेंट्री है ना, उसके कस्टोडियन है टीएस। इन्वेंट्री है जो ना हमारे, आपको पता है कैश में इन्वेंट्री हो सकती है, आपको पता है? हम जो प्राइस आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उसका कैश वो हमारे लिए इन्वेंट्री है। तो उस इन्वेंट्री के कस्टोडियन कौन है? टीएस हजरात। तो टीएस आज छुट्टी पे है क्योंकि उन्होंने जाहिर है आप ईद गुजारनी है ना अपने अपने घर में। तो जो फिजिकल ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हो तो वो ट्रांसफर कर देंगे, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स है ना, आप लोगों का प्राइस अब आपको ईद के बाद मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने सेव कर लेना है, इसका प्राइस आपको ईद के बाद इंशाल्लाह मिल जाएगा। डन जी। चलिए वैसे पोजीशन जरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोजीशन तो ऑनलाइन वाले, शाबाश। सेकंड पोजीशन किन की है? थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
7th 8th 9th 10th। यार ऑनलाइन वाले बाजी ले जाहिर है वो तादाद ज्यादा, हमें का दुका चंद एक बच्चे तो है क्लास में। ओके चलिए ये तो था हमारा क्विज, इसका हुआ इख्तिताम। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था, आपने नोटिंग कर ली है इसकी लेक्चर की? नोटिंग की है, किधर नोटिंग की है? लेक्चर की कहीं नोटिंग कर रहे हैं? कोई घर वाले जाके पूछेंगे क्या पढ़ के आए हो, तो दिखाने के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं, आगे बस देख के आए हो, सुन के आए हो कि कुछ नोट भी किया है। हाँ, जब तक कुछ नोट हाथ से ना लिखे लगता नहीं है कुछ पढ़ के आए हैं। और भाई ऐसे नहीं करना, ये डिजिटल नोट्स ना बनाए अपने हाथ, क्योंकि अपने हाथ से जो बनाए होते हैं ना वो आपको 10 साल बाद भी देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जी मैंने लिखा था, और चीजें याद आ जाती है कि ये लफ्ज मैंने लिखा था तो उसके पीछे क्या स्टोरी थी। इसलिए कोशिश कर अपने हाथ के जो नोट्स होते हैं ना वो रिवाइज, मेरा ये जाती तजर्बा है, आसानी से रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, रिव्यू ऐसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन कोशिश क्या करें कि लिख के आया करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आज भी हम कंसेप्चुअल डिस्कशन होगी, आज थोड़ा सा याद करने वाला मटेरियल भी है। ठीक है, कंसेप्चुअल भी है, कंसेप्चुअल थोड़ा कम है जरूर, बल्कि समझे 50-50 है। इसको कल के कंसेप्ट के साथ रिलेट करते हैं, जरा अटेंटिव रहिएगा। फोकस कंसेप्ट के ऊपर करना है। फोकस किसके ऊपर करना है? कंसेप्ट। लगभग 40-50% कंसेप्ट है, 50-60% याद करने वाली चीज है। पहले कंसेप्ट स्टार्ट करें। मुझे ये बताइए, एज ऑडिटर, शुरू से शुरू करते हैं। एज ऑडिटर हमें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। एग्रीड? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, और रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या? सेटिस्फैक्शन, तसल्ली के, कॉन्फिडेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है? ये कॉन्फिडेंस, ये तसल्ली के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक। तसल्ली है, गारंटी नहीं है। तसल्ली है, गारंटी नहीं है। डॉक्टर तसल्ली देता है कि आपका मरीज ठीक हो जाए, गारंटी नहीं दे। तसल्ली है, गारंटी नहीं है। क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। रीजनेबल अश्योरेंस का कंसेप्ट समझ आया? अगर मैं आपसे पूछूं रीजनेबल अश्योरेंस यानी ये तसल्ली के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, आपको कैसे मिलती है? आप कहेंगे सर एविडेंस इकट्ठा करके। ऐसे ही है ना, जितना ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करेंगे उतनी ज्यादा अश्योरेंस मिलेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। ऐसा ही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं अश्योरेंस कैसे मिलेगी आपको, आप क्या कहेंगे? सर एविडेंस इकट्ठा करके। अब अगला सवाल, एविडेंस कैसे मिलेगा आपको? प्रोसीजर परफॉर्म करके। ये लिंक बनाना था, प्रोसीजर परफॉर्म करके। तो बेसिकली प्रोसीजर, एविडेंस और अश्योरेंस इंटरलिंक्ड है। मोर प्रोसीजर इज इक्वल टू मोर एविडेंस, मोर एविडेंस इज इक्वल टू मोर अश्योरेंस। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर अश्योरेंस। मोर प्रोसीजर, मोर एविडेंस, मोर अश्योरेंस। तो बेसिकली इसमें अब आपको अंदाजा हो गया होगा, आज के लेक्चर में हम यही सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है तो हमें एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और एविडेंस कैसे? प्रोसीजर। तो बेसिकली एश्योरेंस डिपेंड करती है दो चीजों पे, एविडेंस पे और प्रोसीजर। तो आज के लेक्चर में हमने यही सीखा है। क्या? प्रोसीजर्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि ऑडिटर कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करता है, और फिर एविडेंस, इन प्रोसीजर से ऑडिटर एविडेंस कैसे हासिल करता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, इसलिए दोनों आज के लेक्चर में पढ़ाए जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम दो कंसेप्ट स्टडी करेंगे। कौन से कंसेप्ट स्टडी करेंगे? कि ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करता है, और इन प्रोसीजर से कौन सा एविडेंस हासिल करता है। कौन से प्रोसीजर और कौन सा एविडेंस हासिल करता है। डन जी। अच्छा, इसको मैं कल वाले लेक्चर के साथ करना चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसीजर का वर्ड है ना, ये दो कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। लफ्ज प्रोसीजर, एक कंसेप्ट ये है कि आप ऑडिट करना है ना, ऑडिट कितने फेजेस में होगा? 3 फेजेस में। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ना फेजेस ऑफ एविडेंस कितने हैं, आपने कहना है 3 है फेजेस ऑफ एविडेंस। फेजेस ऑफ एविडेंस कितने हैं?
3 कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसका मतलब है ऑडिटर पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, इससे कुछ ना कुछ एविडेंस हासिल करता है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है अगर करने हो तो, इनसे कुछ ना कुछ एविडेंस हासिल करता है, और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करता है, इनसे कुछ ना कुछ हासिल करता है, एविडेंस हासिल करता है। तो जरा मुझे बताइए, वैसे वैसे पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा एविडेंस किस स्टेज में हासिल होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिपेंड ऑन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा वही करने हैं, लेकिन डिपेंड कर। फेजेस ऑफ एविडेंस कितने हैं? 3। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर मैं आपसे पूछूं, एक स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट तैयार करना है ऑडिट, तो ऑडिट तैयार पूरे सेशन में कितने फेजेस हैं? आप कहेंगे सर 3 फेजेस हैं। एक है रिजल्ट से पहले वाला फेज, जिसमें हम सुकून में होते हैं, हम बस खाना पूरी कर रहे होते हैं, और क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें खतरा भी होता है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, पता नहीं ये सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू, ठीक है, और फिर दरमियान में ईद भी आ गई, तो थोड़ा सा इसमें हम होते हैं हल्के मोड में। फिर एक आता है रिजल्ट के बाद वाला फेज, उसमें हम सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। ठीक है, टीचर जो असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट पहले वाले फेज में तो हम सिर्फ क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लिखते लिखते इतना नहीं है, रिवीजन की तो भी बारी नहीं आई। पहले फेज में भी प्रोसीजर कुछ परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये वाले हो रहे हैं। दूसरे फेज में थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, क्लासेस भी रेगुलर लेते हैं, और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, घर जाके पढ़ते भी हैं, और क्या करते हैं, याद भी करते हैं, और क्या करते हैं सर, असाइनमेंट भी करते हैं, लिखते भी हैं। और फिर एक तीसरा फेज, वो कौन सा? वो आखिरी महीने वाला, क्लासेस खत्म हो गई सर, उसमें तो दबा के हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसमें पढ़ने वाला काम थोड़ा कम हो जाता है, रिवीजन वाला काम ज्यादा। हालांकि शुरू में रिवीजन नहीं की थी, शुरू में पढ़ाई के ऊपर फोकस था, आखिरी महीने में रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस है। ठीक है, इसमें लिखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं अगर कोई टॉपिक रह गया हो। तो 3 फेजेस देखे, आपके टोटल प्रोसीजर सेम है, पढ़ना, लिखना, याद करना, रिवाइज करना, लेकिन कुछ प्रोसीजर स्टेज 1 में ज्यादा परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ हो सकता है स्टेज 2 में। भाई बात समझ आ रही है, कंसेप्ट जो बताना चाह रहा। उसी तरह हमारा जो ऑडिट होता है ना, इसके 3 फेजेस होते हैं। देखिए, मैं पढ़ाने को आपको पता डायरेक्ट भी पढ़ा सकता, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा है, पहले कंसेप्ट, क्योंकि केस स्टडी जो है ना कंसेप्ट की बेस पे होती है। ठीक है, तो वो तो मैं आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं तो आप याद फिर भी कर लेंगे। आपको पता है, रट्टा लगाने के लिए उस्ताद का समझाना जरूरी नहीं है, रट्टे वाले सवाल के लिए समझाना जरूरी नहीं है, वो अगर मैं नाम ही समझाऊं ना, आप फिर भी याद कर लेंगे। असल मकसद क्या है, समझना। अगर अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो ना सिर्फ ये कि केस स्टडी हल करने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि जो याद करेंगे ना, वो भी आसानी से याद होगा, रटा भी आसानी से याद और ज़हन में रहेगा भी। तो फोकस करना है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमारा ऑडिट 3 फेजेस में होता है। एक पहला फेज रिस्क असेसमेंट, दूसरा फेज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तीसरा फेज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जैसे आपके लिए सबसे अहम आखिरी महीना होता है ना, उसी तरह ऑडिटर के लिए भी सबसे अहम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। लेकिन याद रखें, फेजेस 3 है, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव। क्या हर फेज में ऑडिटर कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करता है? यस, 7 प्रोसीजर है हमारे पास टोटल। हमारे पास एज ऑडिटर, एज प्रैक्टिशनर हमारे पास कितने प्रोसीजर हैं? 7। देखिए, हर प्रोफेशनल के पास ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिनसे वो अपना काम करता है, हर प्रोफेशन के। ठीक है, घर में हमारे मोटर ठीक करने वाला आता होता है ना, उसके पास भी कुछ टूल्स होते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं? पेचकस है, रेंच है, छोटी सी थोड़ी प्लास वगैरह वगैरह, जो भी उसके प्रोफेशन के मुताबिक है। अब उसको पता है कि मैंने कौन से वाला असर है, कह रहे इसको ऐसे होता है, खुद भी काम कर। तो भाई कभी इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए तो अपना बिजनेस करने में कोई है, तो उसको पता है कि मैंने किस जगह पे कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं। ऐसा ही है, क्या हर जगह पे एक जैसे टूल इस्तेमाल करता है? नहीं। मोटर को वो मारेगा, वो थोड़ी के साथ तो समझ आती है। आपके ट्यूबलाइट खराब है, वो कहेगा अच्छा इसको भी थोड़ी मारता हूं, मैं चेक करता हूं।
हर जगह पे हर टूल इस्तेमाल, लेकिन उसने अपनी पूरी टूल किट हर जगह पे लेके जाता है, पता नहीं किस जगह कौन सा टूल इस्तेमाल करना पड़ जाए। उसी तरह एज ऑडिटर हमारे पास हर फेज में 7 टूल्स होते हैं। कितने टूल्स होते हैं? 7 हर फेज में। चाहे तो किसी भी फेज में कोई सा भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड कहता है वैसे तो आपकी मर्जी है, जिस फेज पे 2 टूल जो टूल चाहे इस्तेमाल कर लें आपकी, लेकिन रिस्क असेसमेंट में 4 टूल्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपकी मर्जी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी मर्जी। अब हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन ये प्रोसीजर्स हैं बाय नेचर। ये क्या प्रोसीजर हैं? बाय नेचर। जो कल हमने पढ़े थे वो भी कोई प्रोसीजर ही थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वो थी समझे बाय स्टेज। वो क्या थे? प्रोसीजर बाय के किस स्टेज पे आप काम कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट या फेज, स्टेज या फेज एक ही बात है। तो हमारे पास अब टोटल प्रोसीजर कितने हैं? 7। याद रखें, आप जितना भी ऑडिट पढ़ेंगे, जितना भी सारे के उसमें बहुत सी जगहों पे प्रोसीजर आएंगे। ऑडिट सिचुएशन में ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, वो सारे प्रोसीजर यही है। इससे बाहर दुनिया में कोई 8वां प्रोसीजर नहीं है। दुनिया का हर ऑडिटर, चाहे पाकिस्तान का, इंडिया का, यूएसए का, जर्मनी का है, ऑस्ट्रेलिया का है, दुनिया का हर ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, कोई भी प्रोसीजर, वो इन्हीं 7 में से कोई एक है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। यह है बाय नेचर। यानी कल हमने 3 फेजेस पढ़े। हर फेजेस में ऑडिटर कितनी तरह के प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है? 7 तरह के। ये 7 तरह के प्रोसीजर, इनका आप रिस्क असेसमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं 7 प्रोसीजर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं 7 प्रोसीजर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, ऊपर स्टेजेस, और फिर हर स्टेजेस में 7 प्रोसीजर हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले फेज में अमूमी तौर पे हम 4 प्रोसीजर परफॉर्म, हालांकि ज्यादा काम करना चाहें 7 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 पर कौन से परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट स्टेज पे? भला इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। बहरहाल अभी हम 7 प्रोसीजर को स्टडी करते हैं। स्टार्ट करें जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? ऑडिट प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि ऑडिटर जो है वो उसके कितनी तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। 7 तरह के कौन कौन से? पहले जरा नामों के साथ फेमिलियर हो जाए। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तरतीब अहम नहीं है, 7 नाम पूरे होना अहम है। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, मैंने अपनी तरतीब याद की। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। 7 प्रोसीजर हो गए। अब आइए जरा एक एक करके इन प्रोसीजर के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है ना? जैसे वो साइंस का मुझे याद आ गया, कंसेप्ट होता था इंसान की 5 हिस्से होती हैं। एक हिस्स क्या होती है? देखने की हिस्स, छूने की हिस्स, चखने की हिस्स, और पता नहीं कौन कौन सी होती है। उसी तरह अब ये कंसेप्ट सीखा, एक ऑडिटर के पास 4 टूल्स हैं, 4 हथियार हैं। छोटे से छोटा क्लाइंट हो, बड़े से बड़ा क्लाइंट, ये 7 हथियार हैं। इनके साथ आपने सारी जंगें लड़नी है। पहला क्या है? इंक्वायरी। पहला प्रोसीजर क्या है? इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या करें? किसी इंसान से पूछेंगे कि किसी मशीनरी से इंक्वायर कर सकते हैं कुछ? इंसान से मशीनरी बेचारी क्या बोलेगी? जुबान ही नहीं। इंक्वायर। और नॉर्मल इंक्वायरी किससे करते हैं? पर्सन्स विद इन द एंटिटी, एम्प्लॉइज से, सीएफओ से, सीईओ से। इंक्वायरी का मतलब क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस। इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, आउटसाइड पार्टीज भी हो सकती है। आउटसाइड पार्टी कौन सा होती है? डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक्स है। ये तो जब हम मैनेजमेंट से ज़बानी कलामी कोई सवाल पूछेंगे, इसे क्या बोलेंगे? इंक्वायरी। इंक्वायरी। इंक्वायरी हमारे ऑडिट में सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है। मुझे बताइए, बोलने में की स्पीड ज्यादा होती है कि लिखने की? बोलने की।
तो इसीलिए इंक्वायरी जो है ये हमारा सबसे ज्यादा परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है। और ऑडिटर की एक आदत होती है, उसका क्वेश्चनिंग माइंड होता है ना, तो वो क्वेश्चन पूछता रहता है। क्लाइंट भूल के ऑडिटर को ऑफर करते हैं ना, सर जी चाय मंगवाऊं, तो हम उधर कोई ज्यादा नहीं झिझकते, हम कहते हैं सर जरूर। और चाय आने तक 10 सवाल हो जाते हैं, चाय का कप पीते पीते 15 सवाल पूछ लेते हैं, इतना क्वेश्चनिंग माइंड होता है। ठीक है, चाय मंगवाई, हमने पूछा सर ये बाहर से मंगवाई है या कंपनी की अपनी की कैंटीन है? अपनी कैंटीन है। अच्छा, अपने एम्प्लॉयज हैं या आउटसोर्स की हुई है किसी को, और ठेके पे दी हुई है? ठेका दिया हुआ है तो आपको फिर मंथली कितने का ठेका दिया हुआ है? ये तो फिर इसका मतलब है अदर इनकम आती होगी। ऐसे चाय के कब से बात शुरू होती है, जो भी बात ऑडिटर से कर ले, शुरू जहां से मर्जी कर ले, खत्म कहां पे होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह है इंक्वायरी। लेकिन याद रखें, इंक्वायरी से जो एविडेंस हमें मिलता है ये लीस्ट रिलायबल एविडेंस होता है। लीस्ट, क्योंकि आपको पता है ज़बानी कलामी क्लाइंट हमें कोई बात बता रहा होता है ना, उसमें मुकरने का चांस ज्यादा है। आपको पता है लोग अक्सर ज़बानी कलामी बातों से मुकर जाते हैं, वैसे मुकरने वाले लिखत पढ़त से भी मुकर जाते हैं, लेकिन ज़बानी कलामी में फिर भी चांस। तो जो ज़बानी कलामी एविडेंस होता है, ये एविडेंस जरूर है, लेकिन इसको बोलते हैं ये वीक एविडेंस है, क्योंकि बात करके क्लाइंट हो सकता है मुकर जाए। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, और जो वर्बल एविडेंस होता है, ओरल एविडेंस, वो इसीलिए वो कहता है इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। आपने सिर्फ इंक्वायरी करके ये नहीं कहना मेरा काम खत्म हो गया। जब कभी इंक्वायरी करेंगे तो उसके साथ आपको कोई कंफर्मिंग प्रोसीजर, कंफर्मिंग एविडेंस जरूर हासिल करना है। कॉरोबरेटिव एविडेंस जरूर, कॉरोबरेटिव, CORROBORATIV, कॉरोबरेटिव एविडेंस। कॉरोबरेटिव एविडेंस का मतलब कंफर्मिंग एविडेंस। जैसे मैंने इन भाईजान से पूछा, सर CFO हैं आप, मैं ऑडिटर हूं, सर इस दफा आपने इस साल कितने नए एम्प्लॉइज हायर किए हैं? कोई फिगर बताते हैं? 50 नए एम्प्लॉयज हायर किए हैं, ये इन्होंने बताया। ये इंक्वायरी है। क्या एविडेंस जरूर मिला, क्या मुझे तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वाकई 50 है? नहीं, इसको कॉरोबरेट जरूर करना है। कॉरोबरेट का मतलब रिकन्फर्म जरूर करें। मैं कहूँगा अच्छा जरा मुझे इन सब के अपॉइंटमेंट लेटर तो दिखा दे। सिर्फ इंक्वायरी करके आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता। सिर्फ इंक्वायरी करके रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलेगी, वरना आप, मैं क्लाइंट से सिर्फ एक इंक्वायरी करता और मेरा ऑडिट कंप्लीट हो जाता। क्या सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है ना? ठीक है, बस हो गया ऑडिट। इंक्वायरी कर जरूर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये थोड़ा वीकर एविडेंस होता है, लेस रिलायबल एविडेंस होता है, तो सिर्फ इसकी बेस पे हमारा एविडेंस कंप्लीट नहीं होगा। इंक्वायरी के साथ दूसरे प्रोसीजर लाजमी करने। दूसरा प्रोसीजर कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? देखना। ये इंक्वायरी से ज्यादा रिलायबल है। वो शायद एक अरबी की कहावत है, आपने भी सुनी होगी, वो मरी अरबी की किताब में होती थी 6ठी 7वीं, कि आंखों देखी बात नहीं, कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती। कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं। कभी सुनी है ये बात आपने? अभी सुनने चले। कानों यानी जो आपकी सुनी सुनाई बात किसी वो और है, और जो आंखों से हम देखते हैं वो और है। कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल है? कानों सुना कि आंखों देखा? आंखों देखा। कानों सुना क्या है? इंक्वायरी। आंखों देखा क्या है? ऑब्जर्वेशन। हमें बहुत सी चीजें ऑब्जर्वेशन से, बहुत सा एविडेंस ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? वाचिंग प्रोसेस और कंट्रोल परफॉर्म्ड। देखना क्लाइंट क्या कर रहा है, ये भी एक एविडेंस होता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। क्या? जिस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब तक के लिए तो एविडेंस प्रोवाइड करेगा, वरना नहीं। जैसे मैंने CFO से पूछा, सर जितनी भी पेमेंट्स होती हैं क्या आपका अकाउंटेंट या कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में उसको अप्रूव करता है? जितनी भी पेमेंट्स होती हैं अप्रूवल होती है? होती है। ओके, ये कौन सा प्रोसीजर है? इंक्वायरी। फिर मैंने पूछा अच्छा कौन अप्रूव करता है? ये कहेगा सर वो कोने में बंदा बैठा है वो अप्रूव करता है, मेरा असिस्टेंट है। ये क्या प्रोसीजर है? ये भी इंक्वायरी ही है। पूछा है इससे।
अच्छा, अब मैं जाके देख रहा हूँ ये असिस्टेंट कर क्या रहा है। करते रहो भाई, परेशान ना हो जाए, करते रहे। अब ये क्या है, ऑब्जर्व, यानी मैनेजमेंट के लोग अपना काम कर रहे हैं, ऑडिटर देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये पूछ नहीं रहा, देख रहा है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आपने फील किया कि आप एग्जाम सेंटर में जाके बैठ के अपना पेपर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर इन्विजिलेटर चलते चलते आपके पास आके देखना, वो ऑटोमेटिकली कुछ होना, बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो जब लोगों को पता चलता है ना उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे आप कभी अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करेंगे ना जब काम करते हो, तो अगर नॉर्मली वो अलर्ट नहीं भी रहते, तो जब पता चलेगा अलर्ट, तो वो ऑब्जर्व किया जा रहा है, अलर्ट हो जाएंगे। प्रिंसिपल साहब आए, कहने लगे देखना है आप कैसे पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। अब आगे पीछे चाहे मैं क्लास को सही नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं आता हूँ, बैठता हूँ, इधर गपशप लगाता हूँ, थोड़ी देर सो भी लेता हूँ, ठीक है, इधर उधर मोबाइल भी चेक कर लेता हूँ, लेकिन जिस वक्त प्रिंसिपल साहब क्लास में मौजूद होंगे, मुझे पता है मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है, जैसे इंक्वायरी में एक लिमिटेशन थी ना कि ये वीकर एविडेंस होता है, उस तरह ऑब्जर्वेशन में भी एक लिमिटेशन है। क्या कि ये गौर से सुनेगा ये बात, कि जिस वक्त आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वक्त का एविडेंस तो आपको प्रोवाइड कर देगा, उससे पहले क्या होता रहा है उसका एविडेंस ऑब्जर्वेशन से नहीं मिलेगा। अगर प्रिंसिपल साहब आज आके देखते हैं लेक्चर नंबर 5 मेरा मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, उन्हें लेक्चर नंबर 5 के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर 4, 3, 2, 1 है, इनका नहीं हो सकता, मैं सोता रहा हूं सारा। हाँ, अगला प्रोसीजर ये उसी तरफ आ रहा था, ऑब्जर्व, लेकिन उसको भी तो करना है। उसके लिए क्या है, नेक्स्ट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है कि जो ट्रांजैक्शन गुजर चुकी हैं, जो पिछला रिकॉर्ड गुजर, उसको इंस्पेक्ट कर लो, देख लो। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड को, इंस्पेक्शन के दो मतलब है। इंस्पेक्शन के कितने मतलब हैं, एक मतलब है कि रिकॉर्ड को चेक करना, दूसरा मतलब है एसेट को चेक करना। एसेट को चेक, दोनों के लिए इंस्पेक्शन का वर्ड यूज होता है, ज्यादातर रिकॉर्ड के लिए यूज होता है इंस्पेक्शन। भैया जब भी सेल करते हैं आप, सेल इनवॉइस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कौन सा प्रोसीजर है ये, इंक्वायरी। कौन बनाता है, वो बंदा बैठा, हाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं जाके इनको कुछ कहूंगा नहीं, इनके काम में टांग नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ इनको देख रहा हूं कर क्या रहे। और फिर अगर मैंने कहा भाई दिखाओ तो सही कर क्या रहे हो, ये क्या हुआ, इंस्पेक्शन में मैंने हाथ लगा के, ऑब्जर्वेशन में मैं सिर्फ देख रहा था, इंस्पेक्शन में मैं हाथ लगा के चेक कर रहा हूं ये वाकई ये बनाया, अच्छा ये क्या, अच्छा ये इनवाइस, सेल इनवाइस नंबर है, ये क्वांटिटी या रेट है, अच्छा ठीक है, ये इंस्पेक्शन है। या अगर ये मोबाइल पड़ा हुआ है, अगर मैं दूर से देख रहा हूँ मोबाइल, ये क्या है भाई, ये मोबाइल आपका है, ये क्या इंक्वायरी, ये मोबाइल ही है, ये क्या है, अच्छा ये मोबाइल है, इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स की भी हो सकती है, इंस्पेक्शन एसेट्स या इन्वेंट, टेंजिबल एसेट्स की इंस्पेक्शन हो सकती है। इंस्पेक्शन समझ आ गया आपको, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। इंक्वायरी पूछना, ऑब्जर्वेशन देखना, इंस्पेक्शन छूना। फिर कह रहा है उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या थोड़ा सा मैं तरतीब चेंज करता हूं, उसके बाद है रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन का मतलब, एक्सटर्नल कंफर्मेशन थोड़ी देर के लिए साइड, रिकैलकुलेशन का मतलब ये है, हाँ दोबारा से, फिर से बोले क्या, दोबारा से कैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना दोबारा। रिकैलकुलेशन में दो अल्फाज है, एक है री, एक है कैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन का मतलब ये है कि ऑडिटर कोई काम ऐसा है जो पहले हुआ था, ऑडिटर दोबारा कर रहा है, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये क्या है, रिकैल। तो मुझे बताइए पहले कैलकुलेशन किसने की होगी, मैनेजमेंट ने। ऑडिटर अगर मैनेजमेंट की कैलकुलेशन को दोबारा चेक करे, क्या बोलेंगे, रिकैलकुलेशन किसकी, और डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशन हो सकती है, सेल इनवॉइस की रिकैलकुलेशन हो सकती है,
ठीक है, इंपेयरमेंट की रिकैलकुलेशन हो सकती है, शाबाश, वारंटी प्रोविजन की रिकैलकुलेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट की रिकैलकुलेशन हो सकती है। जो भी क्लाइंट ने कैलकुलेशन की है उसे आप दोबारा चेक करें सही की है कि नहीं, ये क्या होगा? रिकैलकुलेशन का मतलब होता है सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखना। एक रिकैलकुलेशन से भी बड़ा प्रोसीजर है, वह है रीपरफॉर्मेंस। वो सारे का सारा टास्क ही दोबारा करना, शाबाश। रिकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस का एक छोटा सा हिस्सा है। रिकैलकुलेशन में हम सिर्फ कैलकुलेशन दोबारा देखते हैं, रीपरफॉर्मेंस में पूरे का पूरा टास्क। नहीं समझ आई बात के? इनसे पूछते भाईजान, क्या आप क्रेडिट सेल करते हैं कि नहीं करते? ये कौन सा प्रोसीजर है? अच्छा, क्रेडिट सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल से पहले कोई अप्रूवल भी होती है कि हर कस्टमर बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड है, हर आरे को क्रेडिट सेल कर देते हैं? अप्रूवल प्रोसेस होता है, ये क्या है? इंक्वायरी। अच्छा, कौन करता है? ये भाई करता है। ये क्या प्रोसीजर है? ये भी इंक्वायरी है। अच्छा, मैं उस भाई को देख रहा हूँ अप्रूवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। और अगर मैं कहूँ भाई ये जरा कागज तो दिखा, ये जो पिछले महीने तुमने जितने भी डेटर्स की अप्रूवल किया जरा दिखाओ। उसने देखा, उसके ऊपर उसने नाम लिखा था डेटर का, उसके पीछे रिसर्च जो की थी वो लिखी थी उसने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेटर्स की अटैच की थी, फिर उसके बाद साइन करके लिखा हुआ था 5 लाख की अप्रूवल। ये क्या है? इंस्पेक्शन। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, तो क्या डेटर्स की प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। ये इंक्वायरी हो गई, मैंने पूछा है। अच्छा, वो जो एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं, एजिंग रिपोर्ट का पता है? एजिंग रिपोर्ट का मतलब है सारे डेटर्स की डिटेल बनाना के क्लाइंट के कितने 100 डेटर्स हैं अगर, और हर डेटर के आगे लिखना ये नया डेटर है कि पुराना डेटर है। पुराना डेटर है ओवरड्यू, तो उस पे ज्यादा परसेंटेज ऑफ बैड डेट लगाना। नया डेटर है फ्रेश, तो उस पे कम परसेंटेज ऑफ डेटर लगाना। प्रोविजन कैलकुलेट कर, इसे बोलते हैं एजिंग। एजिंग क्या है? एजिंग है सारे डेटर्स की इंडिविजुअल डेटर वाइज डिटेल, टोटल डेटर्स की इंडिविजुअल पार्टी वाइज डिटेल, जिसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। एजिंग में क्या लिखा होता है? हर डेटर की एज। एज से मुराद उसकी एक्चुअल एज नहीं है कि 70 साल का 80 साल, नहीं, बल्कि उसे क्रिएट हुए कितना अरसा हुआ, 3 महीने 6 महीने। जैसे क्रेडिट पीरियड 3 मंथ है, तो 3 मंथ से पहले वाले जो हैं 3 महीने से कम जिनको टाइम हुआ क्रिएट हुए, वो भी बैड डेट होंगे क्योंकि उनका चांस कम है। और जो 3 साल से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो गए हैं, तो एजिंग ऑफ रिसीवेबल या एजिंग ऑफ डेटर एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सारे डेटर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी करके लिखे होते हैं। आगे उनकी एज लिखी होती है डेज में। एज से मुराद एक्चुअल एज नहीं है, ए से मुराद है कि इनके साथ इनको जो हमने सेल की थी उसको कितना अरसा हो गया। जिसको पुराना ज्यादा देर हो जाए उससे पैसे मिलने मुश्किल होते हैं, उस पर फिर हम 20% 30% तक प्रोविजन फॉर बैड डेट लगाते हैं। नए वालों पे 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए। अब अगर मैंने इनसे कहा मुझे जरा एजिंग ऑफ रिसीवेबल दिखाओ, इन्होंने एजिंग दिखाई और मैं देख रहा हूं कि क्या कैलकुलेशन ठीक है, ये कौन सा प्रोसीजर है? और अगर मैं कहता हूं कैलकुलेशन को मारो गोली, सारे की सारी एजिंग मैं खुद बनाऊंगा, अब ऑडिटर कह रहा है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस में रिकैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाती है और बाकी के टास्क भी हो जाते हैं, लिस्ट भी फिर हम खुद बनाते हैं, टोटल भी खुद चेक करते हैं। तो ये रिकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस समझ आई? एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? ये अहम प्रोसीजर है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन नाम से जाहिर है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब है कि कंपनी के बाहर वाली पार्टी से कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? कंपनी के बाहर। क्या कंपनी के बाहर वाले कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कंपनी की इंफॉर्मेशन हो? कौन कौन? सप्लायर, डेटर हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, वो टैक्स एडवाइजर्स हो सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट, ये हो सकता है। नहीं, कंपेटिटर्स नहीं, कंपेटिटर के पास इंफॉर्मेशन नॉर्मली हमारी नहीं होती, हो भी तो वो हमें नहीं बताते, वो तो हमें घुसने नहीं देखेंगे, कहेंगे मुख में आए हो। ठीक है,
हाँ, अगर कंपैरेटर की कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है वो हम यूज कर सकते हैं, वरना नॉर्मल। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में 3 चीजें याद रखिए, 3 मैजिक वर्ड बता रहा हूं। अच्छा, इन सारे प्रोसीजर में से ना सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिलायबल प्रोसीजर है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही है, और ये बार बार आपके सिलेबस में आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में 3 अल्फाज हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज रिटन डायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम, यार एकदम से सिनेमा माहौल नहीं बन गया, कलर जरा ज्यादा खिल के आ गए। चले, तो ये क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? रिटन एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? रिटन, अब आपको मजा नहीं आना चाहिए। रिटन एविडेंस, रिटन का मतलब क्या है? लिखा हुआ होगा। कंपेयर करें, इंक्वायरी क्या था? वर्बल था, ओरल था। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? रिटन है, रिटन है। और क्या है? अच्छा, एक आगे चल के एग्जांपल आएगी जिसमें इंक्वायरी रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा, वो एडवांस एग्जांपल है। फिलहाल यही समझना है आपने, इंक्वायरी वर्बली होती है, ओरली होती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, रिटन एविडेंस है, किससे हासिल होता है? थर्ड पार्टी से। कैसे? डायरेक्ट। रिटन का मतलब क्या है? 3 अल्फाज है, रिटन, डायरेक्ट, थर्ड पार्टी। ये अंडरलाइन कर लें। जब कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन पूछे और कोई बताए ना बताएं, ये 3 अल्फाज बताएं लाजमी। क्या? रिटन, डायरेक्ट, थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? 2 पार्टीज होती है, मैनेजमेंट और ऑडिटर। कह रहा है ये एविडेंस ना ऑडिटर खुद परफॉर्म कर रहा है ना मैनेजमेंट दे रही है, ये एविडेंस कहां से मिल रहा है? एनालिटिकल प्रोसेस जब हम इसके बात करेंगे ना, वो ऑडिटर खुद करता है, वो थर्ड पार्टी का नहीं, ऑडिटर का अपना। एनालिटिकल प्रोसीजर पता है ना क्या होता है? क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर? कंपेयर करते हैं, परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करते हैं। शाबाश शाबाश, ठीक है। रेशियो एनालिसिस, एनालिटिकल, जिसे अकाउंटिंग में आप रेशियो एनालिसिस बोलते हैं ना, उससे ऑडिट में हम एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। हुआ कि नहीं आसान? हालांकि देखें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन वो एडवांस लेवल की चीजें हैं। बेसिक आप ये कंसेप्ट लेके चल सकते हैं। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है? रिटन एविडेंस है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या है? रिटन का मतलब तो समझ आ गया, थर्ड पार्टी से, ये भी समझ आ गया, डेटर से, क्रेडिटर से, लॉयर से, टैक्स कंसल्टेंट से, बैंक से। डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब ये है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट के हाथ ना लगे, इसको मैनेजमेंट के हाथ ना लगे, क्योंकि जिस एविडेंस को मैनेजमेंट के हाथ लग जाते हैं ना, वो एविडेंस आलूदा हो सकता है। वो एविडेंस क्या हो सकता है? आलूदा हो सकता है। जैसा ना कोरोना में कहते हैं वायरस आ सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट क्या कर सकती है? उसमें टेम्परिंग कर सकती है। मैनेजमेंट इसमें टेम्परिंग कर सकती है। तो मुझे बताइए, आपने मुझे बताना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन है कि नहीं। एक ही एग्जांपल आपसे पूछूंगा, उसी की बेस पे फैसला होगा। आपने बताना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन है कि नहीं। मैंने बैंक को कंफर्मेशन, डेटर को कंफर्मेशन लेटर, मैंने डेटर से कहा भैया हमारा क्लाइंट ये कहता है उसने आपसे 50 लाख रुपए लेने हैं, आप बताइए आपने कितने रुपए देने हैं। डेटर ने कहा मैंने भी 50 लाख ही देने हैं, और लेटर सीएफओ को सेंड कर दिया, सीएफओ ने हमें भेज दिया। क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन है? क्यों नहीं है? ये एक्सटर्नल तो है, थर्ड पार्टी से तो लिया है। ये रिटर्न भी है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। हो सकता है सीएफओ ने उसमें गड़बड़ कर दी हो। खासतौर पे आजकल ना डिजिटल टूल्स की मदद से, एआई की मदद से, आपको पता है वीडियो भी बन जाते हैं, ऐसी वीडियो कि पहचान में नहीं आता ये असली है कि नकली है ना। रोज वो कोई ना कोई वीडियो भेजते हैं, रोज हम देख के उसमें कोई ना कोई गलती निकालते हैं ना, इसराइल वाले। तो डिजिटल टूल्स की वजह से आजकल ये डॉक्यूमेंट्स क्या बल्कि ऑडियो वीडियो की ऑथेंटिसिटी भी कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो। इसलिए जिस एविडेंस मैनेजमेंट के हाथ लग जाए, हम कहते हैं इसकी रिलायबिलिटी एक्सेप्टेबल फिर भी रहता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन 3 खसूसियात होने चाहिए। डन जी। ये वन ऑफ द हाईली रिलायबल एविडेंस होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
ये सातों प्रोसीजर में से कौन सा प्रोसीजर सबसे ज्यादा रिलायबल एविडेंस देता है और कौन सा प्रोसीजर सबसे कम रिलायबल एविडेंस? इंक्वायरी। शाबाश। और लास्ट एनालिटिकल। एनालिटिकल प्रोसीजर आपको पता ही है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना। अब फाइनेंशियल का तो आपको समझ आ गई होगी, नॉन फाइनेंशियल हमने बाद में पढ़ना है, पूरा चैप्टर है इसका। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है वो बाद में पढ़ना। फिलहाल आप सिर्फ फाइनेंशियल की एग्जांपल ध्यान में रखें कि एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर करना। जीपी पिछले इस साल के जीपी रेशियो को पिछले साल के जीपी रेशियो से कंपेयर करना, इस साल की सेल को पिछले साल की सेल के साथ कंपेयर करना, इस साल के डेटर को पिछले साल। डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी आती है? इस साल की डेटा टर्नओवर रेशियो पिछले साल की डेटा टर्नओवर रेशियो से कंपेयर करना, ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। अकाउंटिंग में इसको क्या बोलते हैं? शायद रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ऑडिट में क्या कहते हैं? इसके साथ चाहे लिख लें, अपने एग्जाम में नहीं लिखना, अपनी कंसेप्ट के लिए। एनालिटिकल प्रोसीजर इज इक्वल टू रेशियो एनालिसिस। डन जी। प्रोसीजर देखे 7 पूरे हो गए। तो जरा जल्दी से मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक सिचुएशन, 7 सवाल पूछूंगा, आपने उनमें से 6 का सही जवाब देना है, वरना इसका मतलब है एक गलती कर सकते हैं बस। अगर एक से ज्यादा गलतियां की तो उसका कंसेप्ट ठीक नहीं है। मेरे सीनियर ने मुझे कहा बैंक को वेरीफाई करो। कौन सा एरिया वेरीफाई करो? बैंक। मुझे बताइए, मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो असर्शन लेवल पे करने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे? असर्शन लेवल। शाबाश, बिल्कुल। सीएफओ के पास जाके मैंने पूछा, भैया आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं? उसने कहा एक ही है सर। कौन सा प्रोसीजर है? इंक्वायरी। मैंने कहा अच्छा, क्या हर महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? उसने कहा जी सर करते हैं। कौन सा प्रोसीजर? मैं जितने भी सवाल पूछूं सिर्फ एक गलती कर सकते हैं आप। बैंक रिकंसिलिएशन नहीं, सवाल कितने हैं इसको छोड़ें, गलतियां गिननी है, सवाल नहीं गिनने मेरे, गलतियां एक, बस एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कि मैंने पूछा कितने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने बनाते हैं? जी सर बनाते हैं। कौन बंदा बनाता है? कहता है सर वो देखे काउंटर लगा हुआ था। मैं उसके पास गया, वो बंदा कुछ लिख रहा था, कुछ सफे के ऊपर कुछ लिख रहा था। ये क्या है? मैंने कहा दिखाओ ना जरा, क्या लिख क्या रहे हो? उधर कोई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ था। मैंने कैलकुलेटर उठाया और जो अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल था वो मैच किया कि वो ठीक लिखा है कि नहीं टोटल इसने, रिकैलकुलेशन। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं मुझे नहीं यकीन, मैं सारे के सारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खुद बनाऊंगा। मैं नया पेज खुद लिखूंगा, उसके ऊपर मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूंगा, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट खुद ढूंढूंगा, खुद लिखूंगा। ये क्या है? री परफॉर्मेंस बड़ा स्टेप है कि रिकैलकुलेशन? रिकैलकुलेशन सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, री परफॉर्मेंस हर चीज को दोबारा परफॉर्म करना। फिर मैंने कहा अच्छा, ये जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जरा ब्रांच मैनेजर को फोन करके पूछ लूं। ब्रांच मैनेजर को फोन किया, मैंने कहा कितना बैलेंस? उसने कहा इतना ही बैलेंस है। ये कौन सा प्रोसीजर? गलत। एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि रिटर्न नहीं। इसको हम इंक्वायरी में ले जाते हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोल के गलती हो गई, अब अगली गलती नहीं करनी। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों नहीं है? मैंने फोन किया है। अगर मैं लेटर की फॉर्म में लिखता और जवाब आता वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन होता। मैंने कहा अच्छा, मैं जरा देखता हूं जितना बैंक का बैलेंस है और जितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है, क्या बैंक के बैलेंस को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% से मल्टीप्लाई करें, इंटरेस्ट उतना ही है, कहीं कम या ज्यादा तो नहीं है? ठीक है ये। या मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि इस साल के बैंक बैलेंस को पिछले साल के बैंक बैलेंस के साथ कंपेयर करते हैं, अनयूजुअल डिफरेंस तो नहीं आ गई। ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। शाबाश, बस हो गए एक्सपर्ट। किन कहते हैं? प्रोसीजर सारे क्लियर हो गए। तो ये 7 प्रोसीजर हैं। अब मुझे बताइए, ये सातों के सातों प्रोसीजर हम किस स्टेज ऑफ ऑडिट में यूज करते हैं? तीनों पे। रिस्क असेसमेंट पे भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे भी। हाँ, स्टैंडर्ड ये कहते हैं रिस्क असेसमेंट पे बाकी और करो ना करो 4 प्रोसीजर लाजमी करने हैं। कौन से वाले? इंक्वायरी। ठीक है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी सातों कर सकते हैं। अच्छा सुने, अब एनालिटिकल प्रोसीजर को तो एनालिटिकल प्रोसीजर ही कहते हैं, बाकियों को भी वही कहते हैं जो उसका नाम है। लेकिन अगर ये 1 से लेके 6 तक ये सारे प्रोसीजर एक ग्रुप बना देना, ये सारे प्रोसीजर्स का
ग्रुप बना दें तो उसे कहते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, सुने, ऑडिट प्रोसीजर कितने होते हैं? आप कहें सर रिस्क असेसमेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मैं कहूं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू, आप कहें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और मैं आपसे कहूं सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज इक्वल टू, हाँ, टेस्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। और अगर मैं कहूं टेस्ट ऑफ डिटेल इज इक्वल टू 6 प्रोसीजर। ठीक है, मैं ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता टॉपिक को, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूं, साइड पे कहीं ज़हन में रख लीजिएगा। हमारे जितने भी ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, हमारे जितने भी, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, राइटिंग समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो जो बोल रहा हूं उसी को। ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, उनके दो बड़े हिस्से होते हैं, एक है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोले, क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और अगर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के हिस्से बनाएं तो वो कौन से होंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। और अगर सब्सटैंटिव प्रोसीजर के हिस्से बनाए तो वो क्या होगा? एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ। और ये तो रेशियो एनालिसिस हो गया ना। ये क्या होता है? ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये होता है प्रोसीजर नंबर 1 से लेके प्रोसीजर नंबर 6 तक। ये कौन सा है? प्रोसीजर नंबर 7 उसके मुताबिक। डन। इनको टेस्ट ऑफ डिटेल क्यों कहते हैं? ये जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने में ख्वारी है। एनालिटिकल प्रोसीजर आप अपनी टेबल पे बैठे बैठे चाय पीते पीते भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्रोसीजर है, मैंने आपको भागदौड़, कभी क्लाइंट के पास जाना है, कभी थर्ड पार्टी के पास जाना है, कभी स्टॉक काउंट करने जाना है, उसमें भागदौड़ करनी पड़ती है। तो ये वाले प्रोसीजर थोड़ा डिटेल वर्क है, इनमें थोड़ा लेग वर्क है, ये ब्रेन वर्क है। ठीक है, तो ये इसीलिए थोड़ा इसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब क्या है? टेस्ट का मतलब प्रोसीजर ही होता है। वो वाले टेस्ट, वो वाले प्रोसीजर जिनमें डिटेल काम करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। प्रैक्टिस में ना इनको फर्क करना बड़ा ही आसान है। जो काम भी सीनियर करे, समझ लीजिएगा ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, और जो काम भी जूनियर को दे दिया जाए टेस्ट ऑफ डिटेल है। खुआरी वाले काम जूनियर को दिए जाते हैं, इनमें भागदौड़ ज्यादा होती है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना, पिछले साल की पिछले साल कितनी है, ये कौन सा प्रोसीजर है? एनालिटिकल प्रोसीजर। और जाके स्टॉक काउंट करना, देखना एक एक आइटम को, एक साल को तो आपको नहीं 40, 50, 60% आइटम को मौजूद है कि नहीं, ये क्या है? तो बताइए सीनियर कौन सा काम करेगा? रेशियो वाला। और आपसे कौन सा काम करवाएगा? सेक्शन। जाओ इन्वेंटरी को स्टॉक काउंट करो। इन्वेंटरी अजीबो गरीब चीजें होती हैं। बाज़ औक़ात अच्छा क्लाइंट होता है इन्वेंटरी वाला, जैसे कोई डिपार्टमेंटल बड़े, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं उनका स्टॉक काउंट करने जाए ना, ऐसी जगह पे स्टॉक में सांप निकल आते हैं बकायदा, वाकई सच में कह रहा हूँ। वो अजीब सी इन्वेंटरी होती है, अजीब सी जगह पे रखी होती है, कभी कुछ होती है, कभी इन्वेंटरी कुछ, क्या क्या बताएं। बहरहाल चले हैं। तो ये समझ आ गई आपको, ये 7 प्रोसीजर। ओके, अब ये आज के लेक्चर और कल के लेक्चर का लिंक समझ आ गया? जो कल लेक्चर हुआ था उसमें क्या था? फेजेस ऑफ एविडेंस 3। आज के लेक्चर में क्या सीखा हमने? कि हर फेज में कौन कौन से मैक्सिमम प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं। डन। अब थोड़ी गपशप कंपैरेटिवली, अब थोड़ा आसान, थोड़ा ये रटे वाला था, अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल काम आ गया। एविडेंस, देखें ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इनसे क्या मिलेगा आपको? एविडेंस मिलेगा। एविडेंस कोई सा भी हो तो चलेगा। कि एविडेंस क्या? एविडेंस हर वो इंफॉर्मेशन है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, यूज करते हैं प्रोसीजर परफॉर्म करके, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम अपने ओपिनियन पे पहुंचते हैं।
एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर टू अराइव एट कंक्लूजन। उसे क्या, जैसे वो होते हैं ना, अदालत तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में इस नतीजे पे पहुंची है। वो नतीजा क्या है? कंक्लूजन। और वो सबूतों और गवाहों के बयानात क्या होता है? एविडेंस। मुझे बताइए, एविडेंस थोड़ा भी हो तो चलेगा कि ना काफी शहादत पे अदालत बरी कर देती है? ना काफी शहादत हो अगर, ना काफी का मतलब एविडेंस अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ना हो तो अदालत बरी कर देती है ना मुजरिम को। तो बताइए, हमें भी जो एविडेंस इकट्ठा करना है वो थोड़ा सा एविडेंस भी इकट्ठा कर लिया तो चलेगा? 1000 ट्रांजैक्शन है, मैंने 3 ट्रांजैक्शन चेक की, उसमें कोई गलती नहीं निकली, मैंने कहा बाकी भी ठीक होगी। भाई ठीक है, सैंपल बेस पे काम करना है, ये ठीक। अरे सैंपल इतना भी छोटा तो नहीं ना होना चाहिए यार, ऐसे तो ना करें। 1000 है तो चलो कोई 150 200 कर लो, ना करो 500 700, 150 200 ट्रांजैक्शन कर लो, बड़ी बड़ी वाली कर लो ताकि परसेंटेज ज्यादा हो जाए। ऐसा तो याद रखिए, जो प्रोसीजर परफॉर्म करके जो हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है उसे क्या बोलते हैं? एविडेंस। एविडेंस का दो खुसूसियात होना जरूरी है। क्या? सफिशिएंट हो, एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। एविडेंस में दो खुसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन सी? सफिशिएंट होना चाहिए एविडेंस को और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब हमने पढ़ना है सफिशिएंट क्या होता है, हमने पढ़ना है एप्रोप्रिएट क्या होता है। क्लासिक एग्जांपल, फर्ज कीजिए वो एक होता है रस्सा खींचने वाला मुकाबला। अगर हमारी क्लास का साथ वाली क्लास के साथ मुकाबला हो जाए रस्सा खींचने का, ठीक है, हम जीतना चाहते हैं, हमारे पास दो खुसूसियात होनी चाहिए। एक सफिशिएंसी, यानी सफिशिएंसी का ताल्लुक होता है क्वांटिटी, स्टूडेंट की तादाद ज्यादा हो, और दूसरा क्या है? स्ट्रेंथ। शाबाश, बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा हो। फिर हम ऐसे ही है ना, दोनों चीजें। तो हम एविडेंस की जंग भी अगर जीतना चाहते हैं तो हमारा एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट का मतलब ज्यादा होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट का मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बताइए, एविडेंस ज्यादा होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए? वो मैट्रिक की किताब में पढ़ते हैं, मिर्जा गालिब को इंटरमीडिएट की थी शायद, आम बड़े पसंद थे हैं, तो वो जाते हैं तो आम को देख रहे होते हैं, पता नहीं क्या कहा था उन्होंने कि क्या ख्वाहिश है आपकी, तो उन्होंने कहा था आम हो और खूब हो, हैं, यानी मजे के भी हो और खूब हो। तो बताइए, आपकी जो फेवरेट चीज है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी भी ज्यादा होनी चाहिए? आम ज्यादा तो है लेकिन फीके हैं, चलेगा? आम मीठे हैं लेकिन कम है, चलेगा? नहीं। क्या हो? आम मीठे हों और खूब हो। यही बता रहा है। एविडेंस की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए? दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। ठीक है, लतीफा भी मशहूर है। भैया मुझे बताइए, आप घर जा रहे हैं, सड़क के किनारे नीचे आपने देखा वहां पे 2 नोट गिरे हुए, एक 100 वाला एक 1000 वाला, कौन सा उठाएंगे? ये चीज ये सुनना चाह रहा था, दोनों उठाने हैं हमने, सिर्फ 1000 वाला नहीं उठाना। ठीक है, एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए कि एप्रोप्रिएट होना चाहिए? दोनों। सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी कितनी ज्यादा। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है? क्वालिटी कैसी। सफिशिएंसी, क्वांटिटी। एविडेंस में सफिशिएंसी यानी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। अब पूछें सर, एविडेंस को सफिशिएंट तो होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कितना एविडेंस सफिशिएंट है? यानी सवाल सुने, ये तो हमें पता है, हम 100% टेस्टिंग नहीं करते किसी भी एरिया में, मतलब अमूमी तौर पे 100% टेस्टिंग नहीं करते, ये हमें पता है। स्टैंडर्ड ये आपको बताता है कि 100% टेस्टिंग नहीं करनी, सैंपल बेस पे करनी है। लेकिन मजे की बात सुने, सैंपल साइज कितना है ये स्टैंडर्ड नहीं बताता, कहीं नहीं बताता कि 30% हो, 50% हो, 70% हो, 60 हो, 40 हो। स्टैंडर्ड सैंपल साइज नहीं, ये कहता है सैंपल बेसिस पे काम करो, लेकिन सैंपल साइज कितना होगा ये, बल्कि पता है क्या कहता है?
कहता है इट डिपेंड्स, ये केस टू केस वेरी करेगा, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब किसी क्लाइंट पे आप जाएंगे, आपका सीनियर कहेगा सेल्स को वेरीफाई करना है 30% ट्रांजैक्शन टेस्ट करो। दूसरे क्लाइंट पे जाएंगे, सीनियर कहेगा सेल को वेरीफाई करना है 70% ट्रांजैक्शन टेस्ट करो। आप परेशान हो जाए, हाँ पहुंच गए हैं भाई, पहुंच गए, परेशान हो जाएंगे किसी में कम और किसी में ज्यादा क्यों है। तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे एक फैक्टर भाई ने बताया रिस्क पे। अगर जिस क्लाइंट में रिस्क कम होगा, बताइए मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट के लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट? लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। तो आइए जरा स्टडी करते हैं। अगर रिस्क हाई हो तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट के लेस एविडेंस? ये क्या पढ़ा है? फैक्टर इफेक्टिंग सफिशिएंसी, यानी कितना एविडेंस सफिशिएंट है, लो एविडेंस सफिशिएंट है कि हाई, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पे। सुनते जाएं। पहला फैक्टर रिस्क। रिस्क पे कैसे डिपेंड करता है एविडेंस? रिस्क हाई, मटीरियलिटी, अगर आइटम ज्यादा मटीरियल है, मटीरियल का मतलब हाई अमाउंट होना, मटीरियल का मतलब हाई अमाउंट हाई है या कंप्लेक्सिटी मुश्किल है। अगर कोई ऐसा एरिया है जिसकी अमाउंट ज्यादा है या वो कॉम्प्लेक्स है तो बताइए मोर। आगे देखें, मोर एविडेंस लिखा हुआ। ऑडिटर एक्सपीरियंस, अगर ऑडिटर ने पिछले साल भी ऑडिट किया इसी कंपनी का, इस साल दोबारा कर रहा है, तो इस साल बताइए मोर एविडेंस हासिल करना है कि निस्बतन कम? अगर ऑडिटर एक्सपीरियंस है बताइए। एक स्टूडेंट ने पिछले अटेम्प्ट में भी तैयारी की, 42 मार्क्स आए, वो इस अटेम्प्ट में भी तैयारी कर रहा है। एक वो है जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एक वो स्टूडेंट है जो फ्रेश है, जीरो से शुरू करना उसने। कौन से वाला ज्यादा काम कर रहा होगा? जीरो वाला। और जिसके पास ऑलरेडी नॉलेज है वो काम। तो इसी तरह अगर हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी के पास में भी 2-3 दफा ऑडिट किया है, अब अगर ऑडिट कर रहे हैं तो हमें कौन से वाला मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस? अगर किसी कंपनी का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने के लिए जाएं, उसे कहते हैं इनिशियल ऑडिट। अगर ऑलरेडी पहले पिछले साल ऑडिट किया और दोबारा ऑडिट करने जा रहे हैं अगले साल, उसे बोलते हैं रिकरिंग। सब्सिक्वेंट उसमें बोलते हैं लॉ में शायद सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, सबसे ऑडिट में बोलते हैं रिकरिंग, RECURRING, दोबारा होने वाला, दोबारा आकर होने वाला, रिकरिंग। इनिशियल ऑडिट में मोर एविडेंस हासिल करते हैं कि रिकरिंग ऑडिट इनिशियल में मोर। तो अगर ऑडिटर का ऑलरेडी नॉलेज एक्सपीरियंस है तो फिर लेस एविडेंस, यानी ऑडिटर अगर एक्सपीरियंस है, उसे अपने एक्सपीरियंस से बहुत चीजों का पता होगा, वो सवाल इस दफा नहीं करेगा क्योंकि पिछली दफा उसे इन सवालों का जवाब मिल चुका है। पिछली दफा क्लाइंट ने उसे बता दिया था कि हम एग्जाम्पशन मिली हुई है हमें टैक्स से, FBR से। इस दफा दोबारा वो एग्जाम्पशन के बारे में नहीं पूछेगा। क्वालिटी ऑफ एविडेंस, अगर क्वालिटी हाई हो तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट के लेस? अच्छी क्वालिटी हो तो फिर कम भी चल सकता है। ये उसने उसे रिलेट कर दिया इसके साथ। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल पे भी डिपेंड करता है कि कितना एविडेंस हासिल करना है। कैसे? स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा, वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो कम एविडेंस, वीक है तो ज्यादा। डन? तो हमने आज के लेक्चर में 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक प्रोसीजर और एक एविडेंस। प्रोसीजर पढ़ लिया। अब प्रोसीजर और एविडेंस में ताल्लुक क्या है भला? प्रोसीजर परफॉर्म करके ही एविडेंस मिलता है। पहले प्रोसीजर पढ़ लिए, अब एविडेंस। एविडेंस में 2 खसूसियात होना जरूरी है। कौन कौन सी? अभी कौन सी पढ़ी? अब कौन सी पढ़नी है? एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन 2 चीजों के ऊपर, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस किसको मेजर करती है? क्वांटिटी को कि क्वालिटी को? क्वालिटी को। सफिशिएंसी क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड ऑन रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। इसका मतलब है अब हमें 2 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे एप्रोप्रिएटनेस को समझने के लिए। कौन से? पहले अहम वाला कंसेप्ट सुन लें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो एविडेंस आपने हासिल करना है ना वो स्ट्रांग हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ट्रस्टवर्दी सोर्स से आया हो। किससे आया हो? काबिल एतबार हो। सच्चे बंदे के मुंह से एक बात निकले और झूठे बंदे के मुंह से भी वही बात निकले, दोनों की रिलायबिलिटी क्या एक जैसी है? हमने एविडेंस कहां से हासिल करना है? किस सोर्स से? जो सच्चा सोर्स, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल। ठीक है, अब आपको एग्जांपल से समझा रहा है, जैसे उसने सफिशिएंसी की एग्जांपल से समझाया ना कि कब एविडेंस सफिशिएंट होगा कब नहीं, अब आपको समझा रहा है कब एविडेंस रिलायबल होगा कब नहीं होगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है रिलायबिलिटी का। पूछे कैसे? मुझे बताइए, ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल के फोटोकॉपी? ओरिजिनल। एक्सटर्नल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल के ओरल? रिटन मोर रिलायबल के ओरल? रिटन। शाबाश। एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल के इंटरनल? एक्सटर्नल। डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल के इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो मोर रिलायबल के वीक हो तो? मुश्किल था कोई? इतना फिर पढ़ के देखिए। रिलायबिलिटी के फैक्टर्स क्या है? 5। कौन सा एविडेंस रिलायबल होता है? जो एक्सटर्नल हो, जो ओरिजिनल हो, जो डॉक्यूमेंट्री हो, जो डायरेक्ट हो, जो कंट्रोल स्ट्रांग हो। कंट्रोल स्ट्रांग हो। ठीक है, नॉर्मली हम वो वर्ड यूज करते हैं कोडेड एविडेंस। कोडेड हो क्या मतलब? डायरेक्ट हो, डॉक्यूमेंट्री हो, एक्सटर्नल हो, ओरिजिनल हो, कंट्रोल स्ट्रांग हो। आज प्रोसीजर और एविडेंस दो टॉपिक पढ़े हमने। एविडेंस का क्या होना जरूरी है? सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी पढ़ लिया। सफिशिएंसी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? क्लियर। एप्रोप्रिएटनेस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? दो चीजों के, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? आखिरी कंसेप्ट आज का। 5 मिनट का लेक्चर रह गया, सिर्फ हिम्मत है 5 मिनट। रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब क्या है? आप जो काम कर रहे हैं और जो आपका मकसद है वो रेलिवेंट होना चाहिए। आपके प्रोसीजर और आपका ऑब्जेक्टिव रेलिवेंट होना चाहिए। असर्शन का मतलब समझे, ऑब्जेक्टिव भी है। असर्शन का मतलब ऑब्जेक्ट क्या वेरीफाई, क्या कौन सी असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं? डेटर्स की। डेटर्स में देख रहे हैं हम कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं डेटर, ये असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं। कौन सी असर्शन वेरीफाई करे? सेल्स की, कि सेल ओवरस्टेटेड तो नहीं है। कौन सी असर्शन वेरीफाई कर रहे हैं? परचेज की, कि अंडरस्टेटेड तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव। तो मुझे रेलिवेंस ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है? रेलिवेंस ऑफ एविडेंस का मतलब यह है कि आपके प्रोसीजर और जो आप एविडेंस हासिल करना चाहते हैं, जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, वो रेलिवेंट हो। मतलब ऐसे ना हो स्टूडेंट से पूछे भाईजान मोबाइल में मसरूफ, हमसे क्या करें? सर ये सोशल मीडिया पे 2-3 कमेंट करके फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हम पूछा क्या करने हैं? सीए करने आया हूं। मकसद क्या है? सीए। प्रोसीजर क्या है? परफॉर्म कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स। तो बताइए क्या प्रोसीजर में और जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें रेलिवेंस है? तो ये कहें सर मैंने रात को बड़ी मेहनत की, क्या सोशल मीडिया पे 100 कमेंट्स लिखे मैंने। भैया ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ऑब्जेक्टिव हो ना अगर आपका, फिर तो रेलिवेंट प्रोसीजर है। अगर सीए करना है तो फिर रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है। समझ रहे हैं? भाईजान से सुबह पूछा, हाँ भैया आज आपका ऑडिट का पेपर है, तैयारी कैसी है? सर सारी रात पढ़ा, मैंने टैक्स का एक एक सफा पढ़ लिया। सफिशिएंसी क्या है? सफिशिएंसी मैक्सिमम सारी रात पढ़ता रहा है। एविडेंस सफिशिएंट तो है, सफिशिएंट है कि नहीं है? क्वांटिटी सारी रात पढ़ता है। एप्रोप्रिएट है? क्यों नहीं है? मकसद कोई और है, काम कोई और करेंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ठीक है, मकसद सीए हो तो फिर प्रोसीजर कुछ और करने आता है, मकसद बीए हो तो फिर प्रोसीजर कुछ और है।
भी समझ रहे हैं? अब बताना क्या था, कह रहा है कभी आप ये चेक कर रहे होंगे कि कोई एरिया ओवरस्टेटेड तो नहीं है, और कभी आप ये चेक कर रहे होंगे कोई एरिया अंडरस्टेटेड तो नहीं है। कहता है दोनों का पर्पस डिफरेंट है ना, तो प्रोसीजर भी डिफरेंट है। नहीं समझ आई बात की? सुने, दो प्रोसीजर आपके सामने रख रहा, सीनियर ने, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, आपको समझ नहीं आएगी, मैं 80% श्योर हूं, लेकिन फिर भी समझाना है, समझ आ जाए अगर किसी को तो ठीक है, नहीं तो रटा लगा लेना है, क्योंकि ये कंसेप्ट बाद में खुल के सामने आएगा, तब तफसील से डिस्कस करेंगे। बताना क्या चाह रहा हूं, रेलिवेंस ऑफ एविडेंस। समझाना क्या चाह रहा हूं, रेलिवेंस का कंसेप्ट समझ आ गया है, एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर समझ में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा। प्रोसीजर हमने निपटा लिए, वो सारे ओके थे। एविडेंस में हमें पता चल गया सफिशिएंट क्या है, एप्रोप्रिएट क्या है, सफिशिएंसी भी ओके। एप्रोप्रिएटनेस में पता चला, एप्रोप्रिएटनेस दो चीजों पे डिपेंड करती है, किस पे, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेलेवेंस वो अमूमी तौर पे नहीं पूछता। रिप्रोडक्शन का आगे चल के एक चैप्टर है, उसमें टेस्ट होता है डिटेल, वहां पे पढ़ना होता है हमने डिटेल में, लेकिन मैं चाहता हूं बेसिक हल्की फुल्की 10% भी समझ आ गया ना, मेरा काम हो जाएगा, एक बुनियाद, एक हल्का सा बेस बन जाएगी। रेलिवेंस का मतलब क्या, रेलिवेंस का मतलब क्या है कि जो आपका मकसद है और जो आपके प्रोसीजर है उनमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, लॉजिकल लिंक होना चाहिए। जो आपका पर्पस है और जो प्रोसीजर है उनमें, जैसे अगर आप ये देखना चाहते हैं सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं है, एक होता है, आपने सेल की ट्रांजैक्शन शायद काउंटिंग में पढ़ा होगा, एक होता है डॉक्यूमेंट्स और एक होता है काउंटिंग रिकॉर्ड में एंट्री। सेल्स का डॉक्यूमेंट क्या होता है, गुड डिस्पैच नोट। पहले गुड डिस्पैच नोट बनता है, फिर टी अकाउंट में एंट्री होती है, ऐसा ही है। तो कंप्लीट साइकिल जो सेल्स का होता है ना, उसमें क्या होता है, सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट, फिर उसके बाद टी अकाउंट में एंट्री, ऐसा ही है ना। मैं सिंपल रखता हूं, सिर्फ गुड डिस्पैच नोट और टी अकाउंट में एंट्री, डन। सोच के, ये आज तक जितना भी ऑडिट आपने पढ़ा है ना 5 लेक्चर में, सबसे ट्रिकी सवाल आपसे पूछने लगा हूं, अटेंटिव होकर समझना। हमारे सीनियर ने कहा हमें खतरा है कि सेल्स ओवरस्टेटेड हुई है, यानी इसका मतलब क्या, ओवरस्टेटेड का मतलब क्लाइंट ने फेक सेल रिकॉर्ड किया, वो ढूंढो। मैं आपके सामने दो प्रोसीजर बताता हूं, मकसद बता दिया, मकसद क्या है, ओवरस्टेटेड सेल्स यानी फेक सेल को ढूंढना, मकसद क्या है। दो प्रोसीजर बता रहा हूं, एक रेलिवेंट है, एक रेलिवेंट नहीं है। पहला प्रोसीजर, मैंने जो सेल रिकॉर्ड हुई है टी अकाउंट में, उसमें से सैंपल बेस पे कुछ बड़ी बड़ी सेल्स आइटम को सेलेक्ट किया ट्रांजैक्शन, और देखा उनका गुड डिस्पैच नोट मौजूद है कि नहीं। पहला प्रोसीजर ये है। जिसका गुड डिस्पैच नोट मौजूद था मैंने कहा वो जेन्युइन है, जिसका गुड डिस्पैच नोट मौजूद नहीं था मैंने कहा वो फेक है। एक प्रोसीजर ये है। एक दूसरा प्रोसीजर है, मैंने स्टार्ट गुड डिस्पैच नोट से किया और देखा कि ये सेल अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। देखे, दो प्रोसीजर हैं, पूरी तवज्जो चाहिए मुझे आपकी। एक प्रोसीजर है गुड डिस्पैच नोट और सेल, ये तो नॉर्मल साइकिल है। अगर मैंने चेक करना है, मकसद है कि फेक सेल रिकॉर्ड करना है, वो सेल जो फेक रिकॉर्ड हुई है, तो मुझे बताइए फेक सेल ए साइड पे पड़ी हुई है कि बी साइड पे। तो मुझे सैंपल कहां से सेलेक्ट करना चाहिए, बी से सैंपल सेलेक्ट करके ए के साथ चेक करना चाहिए कि ए से सैंपल सेलेक्ट करके बी के साथ, बी से। शाबाश। तो मेरा रेलिवेंट एविडेंस क्या होगा कि ये रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करना है, पता चल जाएगा कौन सी फेक है कौन सी नहीं। डन। शाबाश, बड़ी हिम्मत की आपने।
एक और सवाल पूछता हूं, अगर ये भी ठीक बता दिया ना, मैं मान लूंगा कि आज तक का 5 लेक्चर का जो ऑडिट पड़ा सबसे ट्रिकी सवाल का जवाब दे दिया आपने गौर से। हालांकि ये एडवांस चैप्टर में यूज होना था, मेरा दिल किया मैं अभी समझा रहा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एविडेंस को रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंस और रिलायबिलिटी में रेलिवेंट का मतलब क्या है? जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं और जो मकसद है उनमें एक कनेक्शन होना चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। यानी आपने मकसद के लिहाज से प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अगर मकसद है ओवर स्टेटमेंट को चेक करना, ओवर स्टेटमेंट ढूंढना यानी फेक ट्रांजैक्शन ढूंढना, तो आपने रिकॉर्डेड का सैंपल सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। अब सुनिए, अब आप क्या करेंगे? अब आपने सोच के बताना है कि ए से सिलेक्ट करके बी की तरफ जाना है कि बी से सिलेक्ट करके ए की तरफ जाना है। और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे कि बी से ए का सर ने बताया तो सर ए से बी का बताएंगे, पूछेंगे। लेकिन हो सकता है हो सकता है ना हो। सुन लें, मेरे सीनियर ने कहा भैया अब एक और एरिया भी है परचेज, वो भी चेक करना है, लेकिन इसमें हमारा मकसद कुछ हो रहा है। सेल में मकसद था कि ओवरस्टेटेड तो नहीं है सेल, परचेज में क्या मकसद है? अंडरस्टेटेड तो नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की। तो इसमें हमारा मकसद है अंडरस्टेटमेंट, यानी अंडरस्टेटमेंट का मतलब ओमिटेड ट्रांजैक्शन ढूंढना। इसका मतलब है कुछ परचेज ऐसी होगी जिसकी डॉक्यूमेंट बन गई, गुड सीड नोट बन गई है, लेकिन वो टी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। अंडरस्टेटेड परचेज कौन सी है? जो चीजें वसूल हो गई हैं, टी अकाउंट में रिकॉर्ड, अंडरस्टेटेड यही होती हैं। बताइए, अगर आपने ऐसी सेल ढूंढनी है, मकसद क्या है? अंडरस्टेटेड परचेज ढूंढना। क्या मकसद है? तो सैंपल कहां से सिलेक्ट करेंगे? मुझे बताइए, क्या जो अंडरस्टेटेड सेल परचेज, अब ये परचेज वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ये इधर लिख लेते हैं परचेज और इधर लिख देते हैं जीआरएन, ऐसा ही है ना? अब मुझे बताइए, अगर कोई अंडरस्टेटेड परचेज है, अंडरस्टेटेड, वो बी में पड़ी हुई है कि ए में? किसमें, बी में कि ए में? ए, शाबाश, ए में है। क्योंकि अंडरस्टेटेड परचेज कौन है? जो चीजें वसूल कर ली हैं, रिकॉर्ड नहीं की। अंडरस्टेटेड यानी मिसिंग परचेजेस आपको इसमें से नहीं मिलेंगी, इधर तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई भैया, वो कहां से मिलेंगी? अब की बार आपने सैंपल कहां से सिलेक्ट करना? ए से। और किसके साथ कंपेयर करना है? डॉक्यूमेंट से सैंपल सिलेक्ट करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से, और परचेज अकाउंट में जा। ये परचेज अकाउंट है, ये टी अकाउंट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, गुड सीड नोट, गुड डिस्पैच नोट, ये टी अकाउंट है, सेल अकाउंट। तो पता क्या चला, बहुत ही अहम चीज, कि कभी हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे टी अकाउंट से और देखेंगे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि नहीं, और कभी सैंपल सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स से और देखेंगे टी अकाउंट में एंट्री हुई कि नहीं। ये क्यों होगा फर्क? क्योंकि हमारा मकसद डिफरेंट है, पर्पस डिफरेंट है। समझे कि नहीं समझे? अकाउंटिंग साइकिल एक ही है। ए से बी की तरफ जाएं तो और मकसद होगा, बी से ए की तरफ जाएं और मकसद होगा, है ना? अजीब बात है। एक ही डोर का साइकिल, यानी गुड डिस्पैच नोट बनेगा, सेल्स अकाउंट में एंट्री होगी। अगर गुड डिस्पैच का सैंपल सेलेक्ट करके सेल्स अकाउंट में एंट्री देखेंगे है कि नहीं, तो इससे कोई और मकसद पूरा होता है। और अगर टी अकाउंट में से ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो इससे कोई और मकसद पूरा होता है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आए? समझ आ रही है? ये भी एग्जांपल बार बार आएंगी, हल्का हल्का भी अगर आपको 10% भी समझ लग गई है ना तो। और क्या है भैया? और ये है कि कुछ असर्शंस बहुत सी होती है। एक प्रोसीजर एक असर्शन के लिए रेलिवेंट है, हर असर्शन के लिए अलग अलग प्रोसीजर होता है। सेल्स के प्रोसीजर अलग होंगे, डेटर्स के प्रोसीजर, क्रेडिटर के प्रोसीजर, इन्वेंट्री के प्रोसीजर अलग होंगे। ऐसा नहीं है एक तीर से सारे शिकार होते हैं। यहां पे क्या समझा रहा है? एक प्रोसीजर जो एक एरिया या एक असर्शन के लिए रेलिवेंट है,
वो हो सकता है, जैसे हो सकता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन डेटर्स में रेलिवेंट है, डेटर में रेलिवेंट है, हो सकता है एक्सपेंस में रेलिवेंट ना हो, है क्या नहीं? तो प्रोसीजर कुछ असर्शन के लिए डिफरेंट है, अदर असर्शन के लिए डिफरेंट है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो रेलिवेंट एविडेंस क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करना, चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। और अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो यह है रेलिवेंट एविडेंस। तो रेलिवेंट, इस आज के पूरे लेक्चर में रेलिवेंट वाला ट्रिकी एरिया था, इसको पढ़िएगा। अगर कुछ भी समझ ना आए प्रॉब्लम, कोई बात कोई नहीं है, रट्टा लगा लीजिएगा। लेकिन अगर 10% भी समझ आ गया ना, हमने मेरा काम हो गया। क्योंकि रेलिवेंट वाला आई कैप यहां पे टेस्ट नहीं करता, अगले चैप्टर में टेस्ट करता है, वहां डिटेल समझाना है। यहां पे क्यों मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, हाँ, ताकि थोड़ा सा भी बेस बन गई ना, आगे चल के आसानी हो जाएगी। गोरो वाला खेल खेलते हैं ना, डिवाइड एंड रूल। मुश्किल कंसेप्ट है ना, उसको डिवाइड करके 3-4 दफा डिस्कस करेंगे, फिर समझ आएगा। बजाय कि एक ही लेक्चर में सारा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, उससे अच्छा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो समझ ले, रेलिवेंट एविडेंस असल में डिस्कस कहीं और करना है। अभी मैंने क्या किया है, रेलिवेंट थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, बेस बन जाए, कुछ हल्का सा आइडिया आपके जहन में आ जाए कि कंप्लीट अंडर स्टेटमेंट क्या है, ओवर स्टेटमेंट क्या है। और ए से बी की तरफ जाएं तो कोई और मकसद होता है, बी से ए की तरफ आए ऐसे ही होता है ना। घर से कॉलेज आते हैं कोई और मकसद है, और कॉलेज से घर जाते हैं, यही इधर भी है। डन जी। रेलिवेंस समझ आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ आया परेशानी को नहीं, बाकी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। डन जी। तो अब कुछ कंसेप्ट बता दूं आपको जो केस स्टडी में काम आएंगे। केस स्टडी वाले पॉइंट बता दूं आपको। हाँ शाबाश, नीचे लिखे हुए रिलायबिलिटी। एग्जाम में रिलायबिलिटी के फैक्टर पूछेगा, 500 लिखने हैं। डन, कोई 3-4 याद करके खत्म नहीं कर देना। ओके, फिर क्या कह रहा है, मैच प्रोसीजर विद असर्शन। ये थोड़ा एडवांस है कि अक्रस और कंप्लीट, इसको अभी रहने दे, ये रिवीजन स्टेज पे आपने पढ़नी है एग्जाम टिप, अभी रहने दे। आगे चलते हैं, ये रिलायबिलिटी वाली टिप समझ आ गई ना, कि जब आई कैप रिलायबिलिटी के फैक्टर पूछेगा 500 लिखने हैं, 3 या 4 लिख के बस ना कर दीजिएगा। अगर एविडेंस में कॉन्ट्राडिक्शन हो, एक एविडेंस कुछ और कह रहा है, दूसरा सोर्स ऑफ एविडेंस कुछ और कह रहा है, किसकी बात माननी है? फर्दर प्रोसीजर। शाबाश। अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस हो तो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने, और अगर मिसिंग एविडेंस हो, एविडेंस मिला ही नहीं, मॉडिफाइड ओपिनियन। ये याद रखिएगा, ये चैप्टर 2 में हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। सीएफओ ने कहा कोई केस नहीं है हमारे खिलाफ, लॉयर ने कहा है, क्या करना है? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, क्या करेंगे? दूसरा केस सुने, सीएफओ ने कहा हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, हमने कहा वकील को लेटर लिखेंगे, उससे पूछेंगे वो क्या कहता है। सीएफओ ने कहा नहीं, वकील को लेटर नहीं लिखने देना मैंने। ये कॉन्ट्राडिक्शन का केस नहीं है, क्योंकि ये मिसिंग एविडेंस का केस है कि आपको एक सोर्स से एविडेंस ही नहीं। ये केस डिफरेंट है, कॉन्ट्राडिक्शन एविडेंस का केस डिफरेंट है। ये केस स्टडी में पहचानना पड़ेगा आपको कि ये मिसिंग एविडेंस का केस है कि कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस का केस है। कॉन्ट्राडिक्टरी को डिसएग्रीमेंट भी बोलते हैं। डन जी, कुछ को समझ आया? चले, आज थोड़ा सा मेरे ख्याल लेक्चर ज्यादा था, वो कोई क्योंकि छुट्टियां भी तो है 5, हाँ, तो तसल्ली के साथ यूट्यूब पे लेक्चर भी है, जहां आपको लगे कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, पता यूट्यूब पे जाके देखो। हाँ, छुट्टियों के बारे में बता दूं। अब आप क्या, आज लास्ट डे है, कल से हैं छुट्टियां। आज 18 तारीख है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन ईद की छुट्टियां हैं। क्लासेस 24 तारीख को हमारा लेक्चर होगा अगला, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में नोट कर लें। 24 तारीख को हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वर्किंग डे। 23 तक छुट्टियां है ईद की, ठीक है। अब बाकी, लेकिन मैं भी कल, मेरे तो क्लास नहीं है, छुट्टियां हैं। कल बाज़ जैसे हर सब्जेक्ट में आपको पता है डिफरेंट सिलेबस, कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा सिलेबस होता है, काम ज्यादा, तो हो सकता है कोई किसी और टीचर की क्लास हो कल में भी, ठीक है। वो अगर हुई तो वो आप पूछ लीजिएगा जिन टीचर से पढ़ते हैं। हमारे अब छुट्टियां ऑफिशियली
कल से लेके 23 तक, 24 को इंशाल्लाह फिर रूटीन के मुताबिक क्लास होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।